हम हैं गैलेक्टिक फेडरेशन और आज इस माध्यम के द्वारा संवाद कर रहे हैं उस सवाल के जवाब देने के लिए जो इस माध्यम ने रिक्वेस्ट रखी है। इससे कि पहले हम आज अपने अंतर्दृष्टि एवं विचार आपसे साझा करें, कहना चाहेंगे समग्र चेतना के हर उस अंश को जो भी हमारे इस मैसेज को सुन रहे हैं अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें। कारण है कि हमारे द्वारा आपके धरती की प्रोग्रेस पर लगातार नज़र रखी जा रही है और हमें काउंसिल ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा समग्र मानवीय चेतना के मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी मिली है। चूँकि समग्र मानवीय चेतना में विकास होता दिख रहा जब से इस प्रकार के विचार संप्रेषण के कार्य इस माध्यम और इसी तरह अनेकों एंटिटीज़ के द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए हम कहना चाहेंगे हमारे मैसेजेस को सुनते वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस माध्यम के द्वारा आज जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक एंटिटी की डेथ और उसके क्रॉसओवर करने की घटना और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, जैसा कि आपके धरती की भाषा में शब्द प्रकंपन द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, क्वीन एलिजाबेथ II। हम बताना चाहेंगे जानकारी सुनते वक्त अत्यंत सावधानी बरतें और अपने विवेक का प्रयोग करें, क्योंकि अब जो जानकारी हम आपसे साझा करने जा रहे हैं आप में से कई एंटिटीज़ के लिए चौंकाने वाली होगी और ये आपको मदद करेगी उस समझ को विकसित करने के लिए जिससे आप उस सच के प्रतिबिंब को इल्यूज़न की दुनिया में देख पाएं जो भी आपकी दुनिया में घटित हो रहे हैं। हम कहना चाहेंगे उस एंटिटी के बारे में जो कि क्वीन एलिजाबेथ के नाम से जानी जाती है। उस एंटिटी के अपने टाइमलाइन का अनुभव जटिलता से भरा रहा है, जिस वजह से ये एंटिटी समय के इस बिंदु तक पहुंची। वो पहले अनुभव जो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ की, जो ओरिजिनल सोल उनके जन्म के समय, जैसा कि आपके स्पेस टाइम के अनुसार जाना जाता है, 1926 से है। वो ओरिजिनल सोल आपके टाइम स्पेस के अनुसार पहले ही 2012 में क्रॉस ओवर कर चुकी थी। उस ओरिजिनल सोल ने अपने जाने से पहले वो और परिवार के अन्य सदस्यों ने एक अनुष्ठान किया जिसके फलस्वरूप एक एनर्जेटिक सोल कॉन्ट्रैक्ट हुए रेप्टिलियन के साथ। इस एनर्जेटिक सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक नए सोल का चुनाव हुआ 2012 के बाद। इस नए सोल को रेप्टिलियन सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स के 4th डेंसिटी सोल समूह के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, जो कि इस एंटिटी के भौतिक शरीर में ओरिजिनल सोल का स्थान ले लेती है, जो कि इस एंटिटी के भौतिक शरीर में ओरिजिनल सोल का स्थान ले लेती है, जो कि वापस 2012 से 2022 तक पावर में रही। ये नई सोल रेप्टिलियन नेचर की रही है। इन सब विकृतियों के पीछे का कारण आपके प्लैनेट पर ग्रीड और पावर की वजह से रहा है। 2012 में क्वीन एलिजाबेथ बहुत ही पावरफुल रही थी और उनके परिवारजन किसी भी हालत में उनके क्रॉसओवर हो जाने के लिए तैयार नहीं थे। तब जाकर इन लोगों ने नेगेटिवली ओरिएंटेड रेप्टिलियन सोल सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स का आह्वान किया और सोल स्वैप को अंजाम दिया गया, जिससे कि दिखने में ये एहसास बना रहे कि शरीर में वो जिंदा है। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे उस समय से लेकर अब तक वो सारी गतिविधियाँ जो कुछ भी एलिजाबेथ II के द्वारा की गई, वो सब रेप्टिलियन सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स के द्वारा सिल्वर कॉर्ड की मदद से अंजाम दिए गए।
हम ये भी बताना चाहेंगे कि 8 सितंबर को आपके धरती के समय के अनुसार गैलेक्टिक सिस्टम में प्लैनेट मार्स पर एस्टर कमांड ग्रुप एवं अन्य सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स समूह जो कि जिम्मेदार है प्लैनेटरी क्वारंटाइन और गैलेक्टिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए मार्स प्लैनेट पर गुप्त तरीके से प्रवेश किए। लव एंड लाइट के द्वारा नेगेटिवली ओरिएंटेड बीइंग्स के नेगेटिव एजेंडा फैलाने के प्लान और कार्यों को पूरी तरह से छत विक्षत करने के लिए उस मिशन के दौरान एस्टर ग्रुप मार्स के अंदरूनी क्षेत्र तक पहुंच गए और वहां लव लाइट के एनर्जेटिक एक्सप्लोजन को अंजाम देने में कामयाब रहे, जिसके फलस्वरूप रेप्टिलियन के सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, क्योंकि वो लव एंड लाइट एनर्जी का अनुसरण नहीं करते और इस एनर्जेटिक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स के नष्ट हो जाने की वजह से क्वीन एलिजाबेथ के शरीर को नियंत्रित किया जा रहा था। तब जाकर एस्टर कमांड ग्रुप और उस एंटिटी के ओरिजिनल हायर सेल्फ, जिसे क्वीन एलिजाबेथ II के नाम से जाना जाता है, के उस सिल्वर कॉर्ड को वापस रिकवर कर लिया गया, जिसकी वजह से वर्तमान में क्वीन के शरीर को किसी नेगेटिवली ओरिएंटेड एंटिटी के नियंत्रण से बाहर कर लिया गया है। और चूंकि वर्तमान में कोई भी सोल उस शरीर में मौजूद नहीं है, फिर भी हम इस रहस्य को यहाँ बताना चाहेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ नाम की इस एंटिटी का शरीर अभी भी परिवार वाले गुप्त तरीके से अपने पास सुरक्षित रखे हुए हैं और वैक्स का बना हुआ एक डुप्लीकेट शरीर अंतिम संस्कार के रस्म को पूरा करने के लिए आगे रखा गया है। इसके अलावा जैसा कि जाना जाता है, क्वीन एलिजाबेथ II के परिवार वालों के मन में चल रहे गतिविधियों को जैसा कि हम स्कैन कर पा रहे हैं, वो दूसरी बार उसी अनुष्ठान को दोहराना चाह रहे हैं जिसमें कि रेप्टिलियन को दोबारा आह्वान करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि दोबारा उस शरीर को पुनर्जीवित किया जा सके। और साथ ही हम ये बताना चाहेंगे कि हम लाइट बीइंग्स के लिए ये एक छोटी सी जीत रही, क्योंकि हम लव लाइट के इस मिशन को एक हद तक आगे ले जा पाए और प्लैनेटरी वाइब्रेशन में कुछ बदलाव ला पाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा क्वीन की डेथ के समय डबल रेनबो देखा गया, जो उस प्रकाश की जीत के समय को दर्शाता है। हालांकि ये जीत एक छोटी सी जीत रही है। तो इस माध्यम ने आगे भी एक प्रश्न रखा है इस एंटिटी के बारे में, जिसे क्वीन एलिजाबेथ II के नाम से जाना जाता है, के पास्ट बर्थ के बारे में और साथ ही अभी के प्रेजेंट लोकेशन के बारे में। तो अभी हम सिर्फ एक टाइमलाइन का ही जिक्र करेंगे जिसका महत्व आपके प्लैनेट के लोगों के लिए हो सकता है। इस एंटिटी की उत्पत्ति इनफाइनाइट क्रिएटर के द्वारा लगभग 685 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी। ये जैसा कि आप इसे निबिरू प्लैनेट के नाम से जानते हैं में हुआ था और इस एंटिटी ने एलिमेंटल लेवल पर लेसन्स लर्न किए। फर्स्ट डेंसिटी कॉन्शियसनेस में 2 लाख वर्ष गुजारे। जैसे कि जाना जाता है, इस एंटिटी ने इवोल्यूशन के कई साइकिल्स में अपनी यात्रा जारी रखी। तो अब हम वर्तमान टाइमलाइन से पीछे की तरफ 1926 से 2012 तक चलते हैं। एंटिटी के पूर्व जन्म में, इस पूर्व जन्म से पहले ये एंटिटी प्लैनेट सीरियस A में रही, जबकि इनका मुख्य उद्देश्य रहा प्रेम और करुणा का पाठ सीखना। फिर इस एंटिटी को सीरियंस के मार्गदर्शन के द्वारा 4th डेंसिटी के पॉजिटिव वाइब्रेशन के पोलैरिटी में जन्म लेने का अवसर मिला और इस एंटिटी ने पृथ्वी पर वांडरर के रूप में विचरण के उद्देश्य से
तथा प्रेम और प्रकाश की शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से जन्म लेने का चुनाव किया, परंतु सत्ता के प्रलोभन में आकर इस एंटिटी ने नेगेटिव पोलैरिटी के रास्ते का चुनाव किया। जैसा कि टाइमलाइन पर हर उस विचरण करने वाली एंटिटी के साथ इस तरह के खतरे की संभावना हमेशा बनी रहती है। जब भी इस तरह के विचरण करने वाली वांडरर्स माया के भ्रम जाल का शिकार होकर थर्ड डेंसिटी की दुनिया में फंस जाती है, तो ये इस तरह की एंटिटी के लिए पॉजिटिव पोलैरिटी के साइकिल की यात्रा का अंत हो जाता है। वास्तव में ऐसे विचरण करने वाले एंटिटी को दोबारा थर्ड डेंसिटी के अटैचमेंट से मुक्त होने के पाठ को पढ़ना होता है। इस वर्तमान जन्म से पहले, जैसा कि एक प्लैनेट आपकी भाषा में मैल्डेक के नाम से जाना जाता है, इस एंटिटी को अपने थर्ड डेंसिटी कॉन्शियसनेस के लेसन को पूरा करने के उद्देश्य से विकास के अलग अलग चरणों से होते हुए खुद के प्रति जागरूक रहते हुए दूसरों की सेवा प्रति हायर अंडरस्टैंडिंग को विकसित करना था। मैंडेक के प्लैनेटरी सिस्टम में इस एंटिटी ने दूसरों की सेवा करने के रास्ते का चुनाव किया था और बहुत हद तक कामयाब भी रही, जिसका परिणाम ये रहा कि खुद को सीरियस बी प्लैनेट में जाकर जन्म लेने के योग्य विकसित कर पाई। और प्लैनेट मैल्डेक से पहले भी ये एंटिटी प्लैनेट निबिरू पर देखी गई थी, जहां इसने अपना समय मुख्यतः फर्स्ट डेंसिटी और सेकंड डेंसिटी के पार्ट को सीखने में बिताया। तो ये थी सोल इवोल्यूशन की कहानी उस एंटिटी की जो कि जानी जाती है एलिजाबेथ II के नाम से। और ये बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि ओरिजिनल सोल अब भी एस्ट्रल प्लेन में फंसी हुई है, क्योंकि सिल्वर कॉर्ड नेगेटिव एंटिटीज के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि अब अपने हायर सेल्फ के अधिकार में आ गया है और अब हीलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अब हम इस माध्यम द्वारा पूछे गए अंतिम सवाल पर आते हैं, उस तरीके के बारे में जिससे कि धरती के एंटिटीज माया के भ्रम जाल को नियंत्रित रख पाएं। हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि माया का भ्रम जाल का अस्तित्व किए गए प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, या इसे यूं कहें एक प्रकार का आईना है, आपके भावनाओं का प्रतिबिंब। जब भी कभी आपके प्लैनेट पर ऐसे एंटिटी के भावनाओं के विकरण होते हैं जो कि पूरी ऊर्जा के साथ इस तरह के इवेंट खुद को माया के भ्रमजाल में आकार देना प्रारंभ कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके प्लैनेट पर दो एंटिटीज, एक एंटिटी सिर्फ सकारात्मक घटना के प्रति अपने भावनात्मक प्रतिक्रिया देती हैं, दूसरी एंटिटी दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक घटना पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देती है, तब आने वाले स्पेस टाइम इल्यूजन कॉम्प्लेक्स में जिस एंटिटी ने सिर्फ सकारात्मक घटना पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दी, अपने को जल्दी ही अधिक सकारात्मक टाइमलाइन पर पाएगी, क्योंकि ऐसे में उस एंटिटी की ऊर्जा रचना के उच्चतम स्तर के साथ लीन होने लगती है और इल्यूजन कॉम्प्लेक्स के परावर्तन करने के नियम और भी अधिक सकारात्मकता लाना आरंभ कर देती है। जबकि वो एंटिटी जो कि दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक घटनाओं पर समान भावनात्मक प्रतिक्रिया देती हैं, आने वाले अपने टाइमलाइन पर दोनों ही तरह के सकारात्मक और नकारात्मक घटनाओं का निर्माण करेंगी। इस तरह अपने भावनात्मक पहलू के बारे में और भी अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रति पल में एक ना एक बड़ा लेसन है इस इल्यूजन कॉम्प्लेक्स में, जो हर एंटिटी को सीखना है। इस बात के प्रति जागरूक रहना है कि वो किन बातों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। तो अब प्रियजनों, हम गैलेक्टिक फेडरेशन अब आपसे विदा लेते हैं उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में। बाय।